हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तपते हुए रेगिस्तान में गर्म हवा को चीरती हुई एक गाड़ी ट्रेन का पीछा कर रही है। उसमें बैठा हुआ थॉमस, और इसे तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो पहला पार्ट जरूर देख ले, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि लेडी चीफ अभी जिंदा है और उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रही है। इस ट्रेन को पकड़ना थॉमस का मकसद है, जिसमें उसके साथ राइट विंग का लीडर दे रहा है जो कि चीफ के इरादों से वाकिफ है। विंस कार को तेजी से भगाता है, पूरी कोशिश करता है किसी भी तरह करके उस ट्रेन के करीब जा सके। थॉमस भी इस काम में उसका हौसला बढ़ा रहा है। दोनों काफी करीब पहुंच गए, लेकिन जब कार के टायर्स ट्रेन के ट्रैक पर पहुंचे तो वो फटने लग गए। तब थॉमस ने वो किया जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। के लिए उसने एक हुक को ट्रेन में फंसा दिया और खुद भी उसी ट्रेन में कूद गया। विंस को ये करने में डर लग रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे ये करना ही पड़ेगा वरना वो मारा जाएगा। इसीलिए उसने ईश्वर का नाम लिया और छलांग मार दी। दोनों ही उस ट्रेन पर पहुंच गए हैं जिसके अंदर थॉमस के कुछ दोस्त, जिन्हें चीफ अपने कब्जे में करके ले जा रही है कहीं, ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। हम आपको बता दें कि दुनिया में एक वायरस फैल चुका है, जिसके बाद की ये सारी कहानी है। जब ये दोनों ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो बाद में थॉमस अपनी एक और साथी ब्रांडा को ऑर्डर देता है कि अब वो लोको पायलट को शूट करके मार दे, जिसके बाद ये ट्रेन रुक सकेगी। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वो भी सतर्क हो गए। उन्होंने बैकअप बुला लिया। चीफ का एक एडवांस प्लेन उनके पीछे लग गया, जिसका मुकाबला कर पाना आसान नहीं था। वो ऊपर से बम बरसाने लगा। उससे बचने के लिए ब्रांडा ने कार को फुल स्पीड में भगाया। इससे ये लोग आगे जाकर एक जगह पर छुपने में कामयाब हो गए। इधर थॉमस और विंची दोनों ही उन कोचेस को ट्रेन से अलग कर देते हैं जिसमें वो बच्चे थे, लेकिन ऐसा करते समय इंजन में मौजूद लोको पायलट को पता चल गया कि उन्होंने उन कोचेस को अलग कर दिया। इसीलिए वो आगे जाकर ब्रेक लगा देता है और बाद में उसी ट्रेन में से कुछ घातक सोल्जर बाहर आते हैं, जिनके पास बेहद ही एडवांस बंदूकें थी और सूट भी। उनसे ऐसे लड़ पाना तो असंभव था। इस बीच थॉमस जल्दी से उन कोचेस पर हाथ मारने लगा ताकि कंफर्म कर सके कि वो बच्चे इसी में है या नहीं। जब मियो, जो उसके काफी करीबी था, उसने थॉमस की आवाज सुनी तो वो चिल्लाया, जिससे इसे यकीन हो गया कि वो अंदर ही है। थॉमस ने तुरंत सीटी बजाई और चट्टान के पीछे छुपे लड़के भागकर उसके पास आए। उन लोहे की बोगियों को काटने शुरू कर दिया ताकि जल्दी से उन बच्चों को बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्रांडा को वो प्लेन पकड़ लेता और अपने लोगों को नीचे भेजता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वो सभी उसके सामने ही खड़े थे कि तभी अचानक जमीन से कुछ हुक बाहर आ गया। एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया जिसमें कि आधे से ज्यादा सोल्जर गिर गए। ये इन्हीं लोगों का द्वारा बनाई गई एक चाल थी। बाद में पीछे से कुछ और लड़के आ गए जिन्होंने उस बचे हुए सोल्जर को मार डाला, क्योंकि उनकी अब तादाद कम हो चुकी है। बाद में वो उनके उस प्लेन को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, पर यहाँ तो अभी भी खेल चल रहा था। वो सोल्जर अब इनके करीब आना शुरू हो गए, तो सिर्फ थॉमस और वेंस के बस की बात थी उनसे लड़ पाना। बाकी बुलाए लड़के उस बोगी को खोलने में लग गए कि अचानक ऊपर से मौत आ गई। वही एडवांस प्लेन जो ऊपर से बम गिराने लगे, जिसमें वो सारे मारे गए। बाद में इन लोगों ने हुक से उस पूरी बोगी को उठा लिया और चीफ के लोगों की नाक के नीचे से पूरी कोस्ट को उठा कर ले गए। वो बस देखते ही रह गए। जब वो उसके दरवाजे को खोलते हैं तो थॉमस को एक बड़ा झटका लगता है। उसमें काफी बच्चे थे जो उस वायरस से इम्यून नहीं थे, जिसकी तलाश थॉमस को थी वो वहां थी ही नहीं, यानी कि मियो। एलेक्स ने बताया कि वो किसी और बोगी में मौजूद था जो उसी ट्रेन से अटैच थी, पर मैंने सुना था कि वो लोग हमें किसी दूसरे शहर लेकर जा रहे हैं जो खुद चीफ का मेन स्पॉट है। वहां उसने एडवांस मशीन बनाई है जिससे वो हम सभी पर कुछ नए और घातक एक्सपेरिमेंट करने वाले। ये सुन थॉमस ने फौरन नक्शा खोला, देखा जिस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है वो किस दिशा में जा रही है। तो देखने पर पता चल रहा है कि वो एक शहर की तरफ जा रही है। हो सकता है कि वही वो शहर होगा जिसकी बात एलेक्स कर रहा था। जिस जगह पर ये लोग अभी मौजूद है वो किसी जमाने में एक पोर्ट हुआ करता था, लेकिन अभी उसकी हालात क्या है वो आपके सामने है। वहीं एक और चीफ के लोग के पास जब वो ट्रेन पहुंची तो उसमें से मियो बाहर आता है, जो देख के एक आदमी बोला उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। थॉमस अब किसी भी हाल में मियो को ढूंढना था और इसीलिए वो जॉर्ज से बोला कि हमें उस शहर तक जाना होगा, पर वो साफ इनकार कर देता है क्योंकि ऐसा कोई शहर ही नहीं बचा और अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है उन बचाए हुए बच्चों की सुरक्षा। इतने में वायु वहां आ जाता है जो बोला एक शहर है जो चीफ ने तबाही के बाद खुद के पैसों से बसाया था, जिसे वो लोग द लास्ट सिटी के नाम से पुकारते हैं। कि तभी अचानक इनके पास रेडियो चीफ के लोगों से कांटेक्ट होता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि चॉपर यहीं आसपास घूम रहे। उनकी तलाश में ये फौरन अपने सारे लाइट को ऑफ करते हैं। अब तो थॉमस को भी जॉर्ज की बात समझ में आ गई थी, इसीलिए वो उन बच्चों की जिम्मेदारियों से देकर खुद अकेले ही लास्ट सिटी को ढूंढने निकल पड़ा। रात में चुपके से कार के पास, पर वहां तो पहले से नूटू और जॉन मौजूद थे जो उसके साथ चलने की बात रखते हैं। थॉमस उन्हें भी लेकर आधी रात को वहां से निकल गया। एक तरफ जब मियो की आंख खुली तो खुद कोसी आइलैंड की मेज पर पाता है, जिसको हमने कहानी के पार्ट 1 में देखा था। आप लोग इस मेज से वाकिफ होंगे, कितनी भयानक है वो मियो खुद को यहाँ देखकर घबरा जाता और इधर उधर भागने लगता है। तभी उसके सामने एक बच्चा आया और भागते हुए झोपड़ी में जा घुसा। मियो उसके अंदर पहुंचा तो अचानक एक कॉरिडोर पर पहुंच गया जहाँ उसके अलावा कोई और नहीं था। सामने वाला दरवाजा खुला, उसमें से वो निकला जो खूंखार के साथ जालिम में था। ये क्रीपर था जो एक
एक खास किस्म का क्रिएचर है जिसकी भूख सिर्फ इंसानों को खाकर मिटती है। मियू फौरन भागना शुरू करता है, लेकिन क्रीपर उसे अपनी शक्तियों से रोक लेता है, खूब डरा देता है। बाद में वो उसके पास आया और अपना मुंह खोलकर उसे कच्चा ही निकल दिया। तभी हमें पता चला कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये मियू की खुद डरावनी यादें हैं जिसको बार बार चीफ के डॉक्टर जानबूझकर उसे याद दिला रहे हैं, जिससे उसके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाए, जिस कारण से खून की सप्लाई ज्यादा हो रही थी। उसी से खास किस्म का लिक्विड बनाया जा रहा है जिसे एग्जाइम कहते हैं, और ये वही लिक्विड है जो सिर्फ इन्हीं इम्यून बच्चों में पाया जाता है जिससे वो इस वायरस से लड़ पाते हैं। डॉक्टर ने पाया कि और बच्चों के मुकाबले उसके अंदर एग्जाइम की मात्रा ज्यादा है, साथ साथ काफी अच्छी भी है। इतने में वहां टेरेसा आ गई, जिसने जब मियू को ऐसी तकलीफ में देखा तो उसे देखा नहीं किया, लेकिन वो खुद भी मजबूर थी क्योंकि उसे किसी भी तरह करके उस वायरस का इम्यून ढूंढना ही था। इस बीच ये तीनों शहर को ढूंढते ढूंढते एक टनल में जा पहुंचे जहाँ सिर्फ तबाह हुई लोगों की गाड़ियां थी जो सिर्फ किसी समय पर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सामने एक इन्फेक्टेड इंसान आ गया। इन्हें लगा कि वो सिर्फ एक ही है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। वो एक नहीं बल्कि ज्यादा थे और वो भी इन्हीं पर धावा बोलते थे, और इस चक्कर में ये कार को फुल स्पीड में भगाते हैं और कार पलट जाती है। तीनों सही तो थे, लेकिन अब इनके पास कोई चीज नहीं है जिससे ये भाग सके, और वो सभी इन लोगों के करीब आ रहे थे। लेकिन उसी समय ब्रांडा और वायु वहां पहुंच गया और उन सभी को कुचल दिया। अब ये लोग इनका कल से ही पीछा कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता है कि आगे जाकर कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। बाद में ये लोग साथ में उस शहर को ढूंढने के लिए निकल गए। शहर के अंदर डॉक्टर पेज और टेरेस दोनों बोर्ड मेंबर के साथ मियू का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। डॉक्टर पेज बताती है कि उन्हें मियू के रूप में एक वरदान मिला है जो हम सभी को माला माल कर देगा और इस धरती को फिर से इंसानों से भर देगा। लेकिन टेरेसा ने बताया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही महीना बचा है क्योंकि फ्लेयर वायरस अब हवा के संपर्क में आ चुका है जो इस शहर के लोगों को जल्दी इन्फेक्ट कर देगा। पेज का कहना था हमें अब मियू से इकट्ठा किए गए एग्जाइम को इन्फेक्टेड लोगों पर टेस्ट करने की अनुमति चाहिए ताकि हमें जल्दी से एंटीडोट बना सके। मेंबर ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी, लेकिन अब मियू और भी ज्यादा तकलीफ दी जाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ले। इस बीच ये लोग अब बड़ी ही मुश्किल के बाद लास्ट सिटी को ढूंढ पाते हैं। जब थॉमस ने शहर को देखा तो दंग रह गया क्योंकि चीफ ने इसे उस बर्बाद हुई दुनिया के एकदम बीचों बीच बनाया था जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी जो उन इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए बनाई गई थी। पहली चीज तो उन्होंने कर ली। अब दूसरा काम जल्दी से मियू को ढूंढना, लेकिन वो चीज इतनी भी आसान नहीं थी क्योंकि वो हेडक्वार्टर में मौजूद था जहां आम लोगों का पहुंच पाना मुमकिन नहीं था। ये पहले उस पुराने शहर में जाते हैं जहां आम और गरीब लोग रहते हैं क्योंकि उस दीवार के उस पार सिर्फ अमीरों के लिए जगह थी। लाचार और बेबस लोग अभी भी यहीं पड़े थे। ये सभी अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, लेकिन बढ़ती अफवाहों के चलते इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है जिससे उन्हें भी उस शहर में लिया जाए। इन लोगों के साथ एक अनजान ग्रुप भी था जो इन लोगों को भड़काता था ताकि वो किसी भी तरह करके सुरक्षा गेट को पार कर दे। इतने में एक ड्रोन ने थॉमस की गर्दन पर लगी चिप को स्कैन कर लिया जिससे कि जेसन जो कि आर्मी चीफ था उसे उसके बारे में पता चल गया और वो ऑर्डर देता है कि उसे खत्म कर दो। उसके ऑर्डर के बाद वो एडवांस हथियार एक्टिव हो जाते हैं, अंधाधुंध बारूद बरसाने लगते हैं। इसमें कई मासूम लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। कुछ तो भागते हुए कुछ ले गए। थॉमस और बाकी तो जैसे तैसे करके इस हमले में बच गए, लेकिन आगे जाकर ग्रुप के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें वैन में डालकर एक बिल्डिंग में ले आए। वैन से उतरने के बाद ही वायु की एक रेबल से लड़ाई हो जाती है, पर बाद में उसके दोस्त उन्हें अलग करते हैं जिसके बाद वो और अंदर गए तो वहां उनमें से एक ने अपना मास्क हटाया। जब मास्क हटा तो हर कोई दंग रह गया। वो थीम था जिसे आप तो जानते ही होंगे, वही आखिरी वो लड़का था जो उस में से बाहर नहीं निकल पाया था। थॉमस उसे देखकर हैरान था, भला वो जिंदा कैसे है, क्योंकि उसने जब उनके साथी को मारा था तो उसने उस पर भाले से वार किया था और तब वो इन्फेक्टेड भी था। अपनी दोस्त की मौत के बदले के लिए थॉमस फिर दोबारा उसे लड़ने लगता है, पर वो उसे अलग करते हैं। न्यूटन ने उससे कहा कि उस समय वो इन्फेक्टेड था, उसके दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए उसे हमारे साथी की जान ली, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। थीम भी उसके उस दिन के लिए माफी मांगता और अपना सच बताना शुरू करता है। दरअसल वो भी इम्यून है उन्हीं की तरह, और उस दिन जब वो इन्फेक्टेड हुआ था थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया था और उस भाले से वो मरा नहीं था, सिर्फ जख्मी हुआ था। बाद में उस मेज के कुछ रेबल आ गया जो मुझे वहां से निकाल कर यहाँ ले आया, अपने ग्रुप में जोड़ लिया, और इसके बाद वो उन्हें अपने हेड लॉरेंस के पास लेकर जाता है जिसकी शक्ल को देखकर थॉमस पीछे हट गया। दरअसल वो भी इन्फेक्टेड ही था, पर उसके पास एक दवा थी जो उसने उस लैब से चुराई थी। हालांकि ये दवा इस वायरस को खत्म तो नहीं करती है, लेकिन हाँ उसे बढ़ने से रोकती जरूर है। थीम ने पूछा कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि उसे मियू को चीफ ने कैद कर लिया है और उसे ही आजाद करने को यहाँ पर आए हैं। लॉरेंस को मालूम था कि ये सभी उस दीवार के अंदर जा सकते हैं, हालांकि उसे रास्ता पता है वो कैसे अंदर जाएंगे, पर उस लैब तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जेसन की सिक्योरिटी बहुत टाइट। पर थॉमस इस काम के लिए मान जाता है। वो उसे सौदा करता है कि वो इस दीवार के उस पार पहुंचने के बदले वो उसे वो दवा ला कर देगा। लॉरेंस ने हाथ मिला लिया।
दूसरी सीन में टेरेसा को एक लड़की मिलती है जो इन्फेक्टेड थी। वो उसे दवा इंजेक्ट कर देती है जिसे मियू के एंजाइम से बनाया गया था। उसे लगने के कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ये देखकर बाहर खड़े जेनसन और डॉक्टर पेज काफी खुश होते हैं क्योंकि यही तो वो चाहते थे। यहाँ थीम थॉमस और उसके लोगों को एक टनल के रास्ते उस लास्ट सिटी में घुस गए। वहाँ के वातावरण और चीज देखकर वो सभी दंग रह गए। जहाँ दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है वही यहाँ पर एक अलग ही दुनिया बसाई गई है। सभी से छुपते हुए ये लोग एक ऊंची जगह पर पहुंचे जहाँ से थीम ने इन्हें एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताया वही हेडक्वार्टर है। वहीं पर चीफ ने मियू को रखा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है, पर हमारे पास एक जरिया है अंदर जाने का। वो थॉमस को दूरबीन से देखकर बोला। जब उसने ऐसा किया तो उसे टेरेसा दिखी उसी बिल्डिंग के अंदर। थीम बोला कि अगर हम किसी भी तरह करके टेरेसा को किडनैप कर लें तो हम उस इमारत में घुस सकते हैं, लेकिन तुरंत ही थॉमस इस प्लान के लिए इनकार करता है। जब ये वापस आते हैं तो उसी बात को लेकर बहस चल रही थी। अचानक नूतू को गुस्सा आ गया। उसने थॉमस को कॉलर पकड़कर कहा, टेरेसा ने हमें धोखा दिया है और तुम उसके लिए मियू को मानना चाहते हो। आज पहली बार सभी ने उसे इतने गुस्से में देखा था जिसे वो भी डर गया। बाद में नूतू उसे माफी मांगकर वहां से चला गया। अब इसके बाद थॉमस नूतू के पास गया उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन वहां नूतू एक दहला देने वाला खुलासा करता है। उसके हाथ को जब खोलता है तो हमने देखा कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। दरअसल उस दिन जब वो लोग टनल में लड़ रहे थे तो उस समय उसके हाथ में चोट लग गई। इसके बाद वो वायरस हवा के जरिए उसके अंदर चला गया। पर थॉमस को ये समझ नहीं आया कि अगर वो इम्यून नहीं है तो वो भला चीफ ने उसे कैद करके क्यों रखा था। तो नूतू ने बताया हो सकता है कि वो ये देखना चाहती हो कि दोनों के ब्रेन कैसे काम करते हो इन हालातों में। अपने दोस्त की हालत को देखकर थॉमस टूट जाता है और उस प्लान के लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो बच्ची टेरेसा ने वो डोज दिया था वो फिर से वही बन गई है जो पहले थी, जिसका मतलब ये है कि ये दवा उसे सिर्फ कुछ ही समय तक ठीक कर सकती है, ना कि हमेशा के लिए। पेज तो पूरी तरह से मायूस हो गई क्योंकि उनकी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। बाद में जब टेरेसा अपने घर जा रही थी तभी नूटू और बाकी के लोग उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आते, जहाँ जब उसने अपने पुराने साथियों को देखा तो दंग रह गई। पहला सवाल यही था कि वो यहाँ क्या करने आए। हालांकि उसे पता है कि वो सभी मियू के लिए आए हैं, पर थॉमस ने बोला कि वो सभी बच्चों को आजाद करने आए। इतने में थीम सामने आकर उसे धमकाते हुए बोला, हमें लैब में जाना है किसी भी हाल में, तुम हमें वहां लेकर जाओगी वरना हम तुम्हें यही मार देंगे। वो मान गई और बाद में थॉमस और बाकियों को अपनी गर्दन पर लगी उस कोट को टेरेसा ने निकलवा दिया ताकि जब वो अंदर घुसे तो स्कैन ना हो पाए। तभी टेरेसा ने ब्रांडा को देखा जो पहले इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। ये देखकर उसने थॉमस से पूछा कि तुम लोगों ने उसे कैसे ठीक किया। थॉमस ने बताया कि राइट विंग के डॉक्टर ने उसे डोज दिया है जो मेरे खून से बना है, उसके बाद वो ठीक हो गई। ये सुनकर वो दंग रह गई। इतने लंबे समय तक कोई अभी ठीक नहीं रह पाया है, यानी कि थॉमस के खून से वो एंटीडोट बनाया जा सकता है। उसने जब ये बाकियों को बताया तो सभी को ये लगा कि वो चालाकी कर रही है ताकि किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल जाए, पर जाते जाते भी टेरेसा ने थॉमस के खून से सने हुए कपड़ों को चोरी करके अपने पास रख लिया। अब तैयार थे ये। उन्होंने चीफ के सोल्जर के सूट पहन लिया और टेरेसा की मदद से अंदर घुस गए। सबसे पहले वो कंट्रोल रूम में पहुंचे जहां सिस्टम पर मोटो ने अपना डिवाइस लगा दिया था, जिससे लॉरेंस को बाकियों को पूरा हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल हो गया, जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे। अब बीच बीच में नूटो की तबीयत खराब हो रही थी पर वो खुद को कंट्रोल कर ले रहा था। कुछ समय के बाद ये लोग एक चैम्बर में पहुंचे जहां उन बच्चों को रखा गया था जो इम्यून थे। इन लोगों ने वहां मौजूद सोल्जर को खत्म कर दिया और फिर उन बच्चों को आजाद कर दिया। तो वहां मियू नहीं था जो देखकर और ये परेशान हो जाते हैं, पर टेरेसा ने कंप्यूटर में देखा वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं जो साइड वाली बिल्डिंग में है। इसीलिए जब वो लोग उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए, पर थीम नहीं क्या, क्योंकि उसे लॉकर में रखी उन दवाइयों को लेना है जो लॉरेंस को जिंदा रखेगी। यहाँ ये लोग अब टेरेसा की मदद से हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में पहुंच गए, पर ऊपर जाने के लिए जब वो लिफ्ट में घुसे तभी एक हाथ ने लिफ्ट के गेट को बंद होने से रोक लिया। ये जेनसन था। जब वो अंदर आया तो टेरेसा की शक्ल पर 12 बज गए। पीछे खड़े उन दोनों को वो पहचान नहीं सका क्योंकि उन्होंने मास्क पहना था। टेरेसा को घबराया हुआ देखकर जेनसन समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके जाने के बाद ये लोग मेन डोर तक पहुंच गए। तभी जेनसन अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा। इससे पहले कि वो शूट करता वो गेट को बंद कर सील कर देते हैं, जिससे वो दोनों अंदर ही रह जाते हैं। जेनसन उस पर भड़क गया, लेकिन वो उसे ये कहकर उसका भरोसा जीत लेती है कि उसने ये जानबूझकर किया है ताकि वो हॉस्पिटल के अंदर ही रहे और हम उन्हें पकड़ सके। वो फौरन अपने लोगों के साथ पकड़ने के लिए निकल पड़ा। यहाँ थीम के अंदर से ज्यादा एक्साइल निकालने के ऑर्डर दिए जाते हैं, इससे वो मर भी सकता है। यहाँ टेरेसा थॉमस के खून से सने कपड़ों को लेकर लैब में पहुंच गई तो वहाँ थीम उन बच्चों के साथ उस दवाई को लेकर नीचे पार्किंग में पहुंचा जहाँ ब्रांडा बस लेकर तैयार थी। एक एक करके सभी बच्चों को थीम ने उसमें बैठा दिया, पर वहाँ थॉमस नहीं था। तो उसे ब्रांडा से पूछा कि वो कहाँ है। वो कहती है कि यहाँ वो नहीं है। अरे मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। ब्रांडा
ब्रांडा को थॉमस की चिंता होने लगती है। थीम उसे वहीं बस के साथ रहने को बोलकर खुद उसे ढूंढने चला गया। इधर थॉमस और नूतू दोनों ही अपना मास्क हटा देते हैं। अब वो ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर मंडरा रहे थे। बीच बीच में वो मियो को पुकार भी रहे थे ताकि अगर वो यहीं आसपास हो तो उसकी आवाज सुन ले, और होता भी ऐसा ही है। वहीं पास की एक लैब में मियो को जब एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा रहा होता तो उसी समय उसे थॉमस की आवाज आई, जिससे उसके अंदर हिम्मत पैदा हो गई और वो उन डॉक्टर को मारने लगता है। इधर इन दोनों के ऊपर अब हमला होने लगा था, जिनसे लड़ते लड़ते इनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। चारों तरफ से इन्हें घेर लिया गया। नूतू ने कहा कि अब बस खेल खत्म हुआ हमारा, लेकिन तभी मियो वहां आ गया और उसने उस सोल्जर को पीट पीट कर मार डाला। अपने दोस्त को जिंदा देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अभी असली खेल बाकी था। इन्हें अब किसी तरह करके यहाँ से बाहर निकलना था, जो इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अलार्म बज चुका है और एक एक करके वहां ढेरों सोल्जर आ गए। अब ये तीनों ही निहत्ते हैं। जेनसन भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन उससे पहले इन्होंने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया, जिसमें खिड़की थी, जहां से अगर ये कूदे तो सीधा नीचे बने पूल में जा गिरेंगे। फिलहाल अभी एक रास्ता है, ऊपर वाले का नाम लेकर ये कूद पड़े। किसी को कुछ नहीं हुआ, परंतु जब ये पानी से बाहर निकले तो इनके सामने सोल्जर थे। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये कहाँ कूदेंगे? अब तीनों ने खुद की फूटी किस्मत को दोष दिया और हार मान ली। कि तभी अचानक उन्हीं सोल्जर में एक ने अपने ही लोगों को मारकर खत्म कर दिया, क्योंकि ये थीम था जो इन्हीं लोगों के साथ था। उधर पार्किंग में ब्रांडा अभी भी अपने साथियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतने में वहां भी सोल्जर आ पहुंचे। अब तो उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं, और उसने डाला छठा गियर और वैन को भगाना शुरू किया। पूरी जान से, पूरी फोर्स से उसके पीछे पड़ी थी। वो लोग शूट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बच्चे थे। उन्हें बच्चों की सख्त जरूरत थी। ब्रांडा पूरी जान लगाती है किसी भी तरह करके कि वो बच्चा है, पर आखिर वो सैंडविच हो गई, यानी कि चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। उसके पास खुद को सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो हाथ खड़े करके बाहर आ जाती है। सामने खड़े सोल्जर को लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन ब्रांडा ने यहाँ 6 मार दिया था। वो फ्लेयर छोड़ देती है। इससे उसके साथी को सिग्नल मिल गया जो क्रेन में मौजूद थे। वो फौरन नीचे एक हुक डालता है, जिसे ब्रांडा ने बस में लगा दिया और फिर वो उसे ऊपर खींचने लगा। सोल्जर भागते हुए उसके करीब आने लगे, लेकिन तब तक बस ऊपर उठ चुकी थी और बच्चों ने कस के पकड़ा हुआ था, क्योंकि बस पूरी तरह से खड़ी हो गई थी। क्रेन ने उसे दूर ले जा रहा था। अचानक बीच में ही हुक कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि बम्पर ज्यादा वजन नहीं उठा पा रहा था। ब्रांडा को लगा कि अब मौत तो तय है, पर उस लड़के को यकीन था कि वो करके दिखाएगा। उसने दिमाग लगाया और धीरे धीरे करके बस को मूव करता रहा। आखिरी समय पर बस गिर गई सीधा जमीन पर और वैसे ही खड़ी रही। किस्मत अच्छी थी, दीवार के उस पार गिरी। उन सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनके पास वो दवाइयां भी थी जो थीम ने एक बच्चे को सौंप दी थी। लेकिन जब वो रेबल के अड्डे पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरेंस ने उन गरीब लोगों की भीड़ के साथ उसका असली मकसद था खुद को ठीक करना नहीं, बल्कि इन लोगों का उनका हक दिलाना था, जिसके लिए उसने इतना सब कुछ प्लान किया था। उस सिटी के सिक्योरिटी पर अब उसका कंट्रोल था। वो अपनी कार पर ढेर सारा बारूद और पेट्रोल लगाकर उस दीवार के मेन डोर से जा टकराया, जिसमें गेट के साथ साथ उसके भी टुकड़े हो गए। उसके पीछे खड़े लोग अब लास्ट सिटी के अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। पूरी सिटी को तबाह करने लगे, जिसमें चीफ के लोग थे। वो उसे छोड़ने के लिए जल्दबाजी करने लगे। डॉक्टर ने जब टेरेसा को देखा तो उसे भी भागने को बोला, पर वो तो उस खून की जांच में लगी थी। उसने पेज को भी देखने को कहा। जब उसने थॉमस के खून को माइक्रोस्कोप में देखा तो दंग रह गया। वो सिर्फ उस वायरस को रोक नहीं रहा, बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म भी कर रहा है। यानी कि अगर उन्हें थॉमस मिल गया तो वो इस फ्लेयर वायरस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, वो भी जड़ से। वहां थॉमस और बाकी के लोग अभी शहर से बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगे थे, लेकिन अब तो इनका बाहर निकलना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि शहर पर हमला हो गया है। नूतो भी अब चलने की हालत में नहीं है। वो 80% इन्फेक्टेड हो चुका है। इसीलिए थॉमस ब्रांडा से संपर्क करके बोला, तुम लोग बच्चों को लेकर दूर चले जाओ, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन ब्रांडा ऐसा नहीं करेगी। वायु और वेंस दोनों ही प्लेन लेकर तैयार थे। ब्रांडा ने थॉमस से सिर्फ उस टनल तक आने को बोला जहां वो उसे शहर में घुसे थे, पर ऐसा नूटो को अकेले छोड़कर कैसे वो जाएंगे। थॉमस ने फैसला किया कि वो थीम और मियो को ब्रांडा के पास वो दवा लेने के लिए भेज देंगे और खुद नूटो को उन हमलों के बीच से होते हुए किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो गिर पड़ा। थॉमस ने बहुत कोशिश की किसी भी तरह करके उसे खड़ा कर दे, पर हो न सका। तभी शहर के हर एक कोने से टेरेसा की आवाज सुनाई देने लगी। उसे पता है कि थॉमस अभी बाहर नहीं गया होगा, इसीलिए वो उसे बताती है कि उसके खून से इस वायरस की इम्यून बनाई जा सकती है, जिससे लाखों लोग बच जाएंगे। उसका दोस्त भी, पर देर हो गई थी। नूटो अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। वो चाकू लेकर थॉमस की तरफ बढ़ा उसे मारने के लिए, पर वो उसे रोकता है। बार बार बोलता है कि वो उसका दोस्त है, उसका भाई है। अचानक उसी समय उसके वो चाकू उसे मारने के बजाय अपने अंदर खोप लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाद में उसकी वजह से औरों को ये इन्फेक्शन हो। थॉमस अपने दोस्त की मौत को देखकर रो पड़ा। वो तो एक को बचाने के लिए आया था और इसीलिए वो पेज के पास सीधा गया। बोला कि वो खुद को उनके हवाले कर देगा, लेकिन बदले में वो कभी भी उनके साथी को कोई परेशान ना करे। पेज मान गई, लेकिन तभी एक गोली आई और उसके सीने के आर पार हो गई। ये जेनसन था जो अब खुद इस चीज का फायदा उठाना चाहता है ताकि अमीर बन सके, क्योंकि सिर्फ उसके पास इस वायरस का इलाज होगा तो दुनिया उसके इशारों पर नाचेगी। वो धोखे से उसे बेहोश कर देता है। जब थॉमस की आंख खुली, वहां टेरेसा मौजूद थी, जो उसके हाथ से खून निकाल कर उसे दवा बना
लेती है। फिर जेनसन उसे अपने हाथ में इंजेक्ट करने के लिए अपना हाथ खोलता है तो हमने पता लगता है कि वो भी फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड है। इससे पहले कि वो खुद को क्योर कर पाता, टेरेसा ने पीछे से उस पर हमला करके थॉमस को आजाद कर दिया। पर अब जेनसन गुस्से से लाल हो गया। उससे पहले तो टेरेसा को खूब मारा जिससे वो बेहोश हो गई और फिर थॉमस और उसके बीच एक भयंकर लड़ाई हो गई। वो उसे पकड़कर दूसरे कमरे में कूद गया जो पूरा शीशे से बना था। अब यहाँ थॉमस धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन अंत में बाजी जेनसन के हाथ लगी क्योंकि उसके पास मौजूद थी बंदूक। टेरेसा भी तब तक होश में आ गई, पर अब कोई फायदा नहीं है। जेनसन उसकी तरफ बंदूक करके खड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों तभी पीछे से एक मिसाइल आई और सीधा बिल्डिंग को लग गई। और नीचे खड़े लॉरेंस के लोगों का ये काम था जो हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। इसीलिए के बाद एक कई मिसाइल उन्होंने छोड़ दी। थॉमस ने इसी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, पर जेनसन उस पर कई बार शूट करता है जिसमें एक गोली आखिरकार उसके पेट में लग गई। और जब टेरेसा को ये पता चला, वो उसे हौसला बनाए रखने को बोलती है। वो कहती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है और इस बात का इजहार उसने दोबारा किया। पर थॉमस की जान अब धीरे धीरे करके निकल रही है। टेरेसा को लाचार देखकर जेनसन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थॉमस खुद के होते हुए उसे मारने नहीं देगा। उसने एक बोतल उठाई और उसके ऊपर फेंक दिया जिसमें इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे। जैसे ही शीशा टूटा, वो सभी जेनसन पर टूट पड़े। उसे कच्चा खाना शुरू कर दिया। अब टेरेसा उसे लेकर जल्दी से छत पर पहुंच गई इस उम्मीद में कि वहां आग नहीं पहुंची होगी, पर अब तो वहां भी आग पहुंच चुकी थी और पूरी इमारत जल रही थी। थॉमस अपना दम तोड़ना शुरू करता है। उसकी बाहों में लेटा वो उसे माफी मांगता है कि उसने उसे हमेशा धोखेबाज समझा। दोनों की आंखों में आंसू थी कि तभी वहां लोग प्लेन लेकर पहुंच जाते हैं। टेरेसा जैसे भी करके थॉमस को उस पर चढ़ा देती है, लेकिन जब उसकी बारी आई तो पूरी बिल्डिंग ढह गई। थॉमस की आंखों के सामने वो मारी गई और वो कुछ कर नहीं सका। ये सीन काफी भावुक होता है क्योंकि हर बारी कभी टेरेसा ने उसकी जान बचाई तो कभी उसने, लेकिन इस बारी वो उसकी जान नहीं बचा सका। वो लोग प्लेन लेकर उस जगह से दूर चले जाते हैं क्योंकि अब वो पूरा शहर जल चुका था। जब थॉमस की आंख खुली तो वो समुद्र किनारे मौजूद था, एक खूबसूरत टापू पर जहां वो सारे लोग थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए थॉमस ने अपने कई दोस्तों को खोया था जिनके नाम वो एक पत्थर पर लिख देता है। उसे अपनों को खोने का बहुत अफसोस था। अपने साथ वो एंटीडोट को भी लेकर आया था जो फिर से इंसानों को एक नई जिंदगी देगा और मानव जाति की शुरुआत एक बार दोबारा होगी, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।